अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें हमारी आने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ की अपडेट्स। आज जो वाक़या हम सुनने जा रहे हैं वो किसी की ज़िंदगी पर बीता बहुत ही खौफनाक और सच्चा वाक़या है। मेरी नानो जिस कॉलोनी में रहती हैं, इस कॉलोनी में एक घर है जो आज भी खाली है, कोई बस नहीं सका। 25-30 साल पहले वहाँ एक खुशबाश ख़ानदान रहा करता था। माँ बाप, 2 बेटे, 1 बेटी। दोनों बेटों की शादी 2 सगी बहनों से करवाई। आफिया ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसकी शादी बड़े भाई वासिफ से हुई। शाजिया शक्ल सूरत की नॉर्मल थी, जिसकी शादी वलीद से हुई। वलीद को पहले ही दिन अपनी बीवी पसंद न आई, बल्कि भाभी पर नज़रें टिक गईं और इसी तरह वो हंसता बसता घर वीरान हो गया। वलीद किसी सूरत अपनी बीवी को रखना नहीं चाहता था। वो खुल्लम खुल्ला इस बात का एतराफ़ कर चुका था, इसे भाभी पसंद है। मैं भाई से ज़्यादा खूबसूरत था, तो मेरी बीवी को भी खूबसूरत ही होना चाहिए था। शादी के 2 माह बाद वलीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो मुकम्मल आज़ाद था और भाभी के पीछे पड़ गया। माँ बाप ने वलीद को घर से निकाल दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो वापस आ गया और माफ़ी मांगने लगा। बड़े भाई से भी वादा किया कि अब भाभी को बहन ही समझेगा। बड़े भाई वासिफ ने भी सोचा, अब तो मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, अब वो क्यों कर मेरी बीवी को तंग करेगा। लेकिन वलीद के इरादे ही कुछ और थे। शुरू में इसने भाभी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। आफिया ने इस बात की शिकायत की। माँ बाप ने वलीद को घर की बैठक तक महदूद कर दिया। जब वो किसी तरह इसकी बातों में नहीं आई तो वलीद ने इसे कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। बरसात का मौसम था, रिश्तेदारों में फौतगी हो गई। सास ससुर को मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। घर से वासिफ की बीवी आफिया अपने बच्चों के साथ मौजूद थी। वलीद के हाथ अच्छा मौका था। घर आते वक्त वासिफ का बड़ा बेटा जो 3.5 साल का था, इसके लिए आइसक्रीम लाया और इसमें नींद की दवा शामिल कर दी। छोटा बेटा अभी सिर्फ 1.5 साल का था। आफिया इसे सुला रही थी जब वलीद कमरे में दाखिल हुआ। वलीद भाई, आप मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के कैसे आए हैं? आफिया ने दुपट्टा सीधा करते हुए पूछा। वलीद बगैर कुछ कहे तेज़ी से आगे बढ़ा। आफिया को मज़ीद कोई मौका दिए बगैर इसने आफिया के मुंह पे रुमाल रख दिया। आफिया बेहोश हो गई। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी की भी नहीं रहने दूंगा, फिर चाहे वो मेरा अपना सगा भाई ही क्यों ना हो। बेहोशी के आलम में वलीद इसे वॉशरूम में ले गया। बाथ टब में लिटाकर इसके जिस्म से इसका सर अलग कर दिया। खून के फवारे निकल पड़े। खून की रफ्तार कम होने पर सर और धड़ को अलग अलग बैग्स में डाला। अच्छे से पैक किया कि खून का एक कतरा भी प्लास्टिक के बैग से बाहर नहीं आ सकता था। इसके बाद सारा बाथरूम साफ किया। अपने खून आलूद कपड़े उतार कर एक शॉपर में रखे और नहाकर साफ कपड़े पहने। फिर घर की छत पर गया जहाँ पानी की टैंकी लगी हुई थी। साथ पड़ोस की एक औरत ने वलीद को देखा और पूछा, वलीद भाई, आफिया कहाँ है? आज नज़र नहीं आ रही। वो मैके गई है भाई के साथ। वलीद की ज़ुबान ये कहते हुए लड़खड़ा सी गई थी। इसने अपने असाब पर काबू पाया। वो औरत नीचे चली गई। वलीद ने आसपास का जायज़ा लिया तो कोई नज़र न आया। फिर इसने पानी वाली टैंकी में से आधा पानी बाल्टी के ज़रिए बाहर निकाला। नीचे से वो बैग्स उठा लाया जिसमें आफिया थी। एक एक करके दोनों प्लास्टिक के बैग्स टैंकी में फेंक दिए। बैग्स अच्छे से पैक थे, पर टैंकी में फेंकते वक्त एक बैग फट गया। खून पानी की तरह बाहर निकला और टैंकी में जमा हो गया। इससे पहले कि वलीद इसका कुछ करता, अचानक वासिफ का छोटा बेटा, जिसे माँ ने ही सुलाया था, वो रोने लग गया। वलीद ने ऐसे ही टैंकी बंद की, अपने कपड़ों वाला शॉपर उठाया और घर से निकल गया। वासिफ का छोटा बेटा मुसलसल रो रहा था। जब माँ को ना पाया तो खुद ही घर से बाहर निकल आया। वही औरत जिसने छत पर वलीद को देखा था, इसने बच्चे को रोते हुए देखा तो गोद में उठाकर घर के अंदर ले आई। आफिया को 2-3 आवाज़ें दी। सारा घर चेक किया पर आफिया नज़र न आई। वासिफ का बड़ा बेटा जो अब तक बेड पर पड़ा था, इसे उठाने की कोशिश की पर वो ना उठा। वो औरत छोटे बेटे को अपने घर ले आई और वासिफ को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद वासिफ भी आ गया। इसने भी सारा घर देख लिया। आफिया के मैके भी फ़ोन किया पर सबने लाइल्मी का इजहार किया। अपने बेटे को गोद में लिए बाथरूम गया ताकि इसका मुंह धो सके। बाथरूम का दरवाज़ा खुलते ही एक नाखुशगवार बू आई। बू से वासिफ का दिमाग घूम गया। आगे बढ़कर इसने नल खोला। पहले तो पानी आया ही नहीं।
लेकिन फिर खूनशुदा पानी आने लगा जो वासिफ के हाथ पर गिरा। इसने बामुश्किल खुद को संभाला और बाथरूम से बाहर आ गया। अपने बड़े बेटे की तरफ मतवज्जा हुआ जो अभी तक सो रहा था। आगे बढ़कर इसने बेटे को उठाने की कोशिश की पर वो ना उठा। वासिफ महसूस कर चुका था कि बहुत ही कोई खौफनाक काम हुआ है। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतने में वही औरत आ गई। वासिफ भाई, पता चला आफिया का? नहीं, वासिफ की ज़बान लड़खड़ा रही थी। लेकिन वलीद ने तो कहा था आप दोनों आफिया के महके गए हैं। वलीद? वासिफ हैरानी से इसे देखने लगा। हाँ, वो मुझे छत पर पानी की टंकी के पास नजर आया था तो मैंने पूछा वलीद आफिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। पानी की टंकी का सुनकर वासिफ ने छोटे बेटे को फर्श पर बिठाया, खुद तेजी से छत पर गया। औरत भी बच्चे को गोद में उठाकर वासिफ के पीछे गई। वासिफ ने जैसे ही पानी की टंकी का ढक्कन उठाया, अंदर का मंजर इसे बेहोश करने के लिए काफी था। वो कुछ बोल ना सका और जमीन पर गिर गया। वासिफ भाई, क्या हुआ है? औरत ने पूछा, पर वासिफ कुछ बोल नहीं पा रहा था। कोई जवाब ना पाकर औरत ने खुद आगे बढ़कर टैंकी का ढक्कन उठाया। फिर औरत की चीखों ने बाकी मोहल्ले वालों को मुतवज्जा किया। पुलिस ने आकर आफिया की बॉडी को बाहर निकाला। वासिफ कुछ कहने और बोलने के काबिल ना था। एक मोहल्ले वाले ने बड़े बेटे को चेक किया और हॉस्पिटल ले गया। वासिफ के माँ बाप भी आ गए। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। इसके घर आधी दुनिया जमा हो चुकी थी, यहाँ तक कि पुलिस की तादाद ज़्यादा करनी पड़ी। वासिफ को शक ही नहीं, पूरा यकीन था ये हरकत वलीद की है। औरत पुलिस को अपना मुकम्मल बयान दे चुकी थी। वलीद का कोई पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गया। 6 महीने तक पुलिस ढूंढती रही पर कोई सुराग ना मिला। वक्ती तौर पर उन्होंने केस बंद कर दिया ताकि वलीद जहाँ छुपा है बाहर आ जाए। वासिफ ये मकान आधी कीमत पर फरोख्त करके कहीं और शिफ्ट हो गया। 1 साल बाद घर वालों की मर्जी से इसकी शादी आफिया की छोटी बहन शाजिया से करवाई गई, जिसे वलीद ने तलाक दे दी थी। तलाक की वजह से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। वासिफ अब तक संभल ना सका था। हर वक्त वलीद की तलाश में था। राह चलते हर इंसान को गौर से देखता। आखिर कब तक चूहा बिल में छुप सकता था? भूख मजबूर कर देती है। आखिरकार 2 साल बाद वलीद ने अपनी शादीशुदा बहन कलसूम को खत लिखा। इसे उम्मीद थी कि कलसूम पुलिस को या वासिफ को नहीं बताएगी। वलीद को कुछ रकम की ज़रूरत थी, जिस वजह से इसने खुद कलसूम से राब्ता किया था। फ़कीर का भेस बदल कर वो कलसूम के दरवाजे पर आया। जब कलसूम खैरात देने आई तो एक खत पकड़ाकर तेज़ी से चला गया। कलसूम हक्की भक्की खड़ी देखती रही, फिर बेख्याली में खत खोला। खत में लिखा था, प्यारी बहन, मैं तुम्हारा भाई वलीद हूँ। सोचा यही था बहुत दूर चला जाऊँगा, पर यह मुमकिन न हो सका। ज़माने की ठोकरें खाकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। थक गया हूँ छुप छुप कर। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं दुबई चला जाऊँ। वहाँ जाकर मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजा करूँगा और तुम्हारे बच्चों को वहाँ बुलवा लूँगा। मैं कल या परसों आऊँगा। उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। तुम्हें हमारे बचपन की कसम, जब हम दोनों कॉलेज से वापसी पर आइसक्रीम खाने जाया करते थे। आफिया के साथ मैंने जो किया वो इसी की हकदार थी। तुम्हारा भाई वलीद। खत पढ़कर कलसूम सोच में पड़ गई। ये तो एक भाई से धोखा था। अगर वो वलीद की मदद करती। कलसूम को समझ आ चुकी थी वलीद इसे जज्बाती तौर पर कमज़ोर करना चाह रहा है। इसे अपने किए का ज़रा पछतावा नहीं। 2 दिन बाद वलीद फिर से फ़कीर के भेस में आया। दरवाज़ा खटकाया। अंदर से कलसूम आई। भाई आप आ गए? पैसे अंदर रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ। मुझे पता था मेरी बहन, तुम मुझे धुतकार नहीं सकती, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। फिर अचानक वलीद को एक भारी भरकम हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस और वासिफ खड़े थे। आखिरकार चूहा हाथ आ ही गया था। बहुत ऐश कर ली तूने, चलो अब जेल जाने के दिन आ गए हैं, एक पुलिस वाले ने कहा। वलीद ने वापस बहन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में वलीद के लिए नफरत थी। कलसूम के पीछे से वलीद की माँ भी आ गई। माँ को देखकर वलीद माँ की तरफ बढ़ने लगा। अम्मी जान मुझे बचाइए, अम्मी जान मुझे बचाइए इनसे। अपने गुनाहों का एहसास है मुझे। मैं वासिफ के पाँव पकड़ लूँगा, प्लीज़ अम्मी जान। वलीद ने मगरमच्छ के आंसू बहाए। तुम जैसा दरिंदा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है वासिफ। सुना तुमने? क्या लगा तुम्हें इस गुनाह के बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी? ले जाओ इसे और इसके जिस्म के भी इतने ही टुकड़े करना जितने इसने इस मासूम लड़की के किए थे। सुनो मेरी बात, माँ पुलिस वालों से बोली।
یہ مر گیا تو اس کی لاش کو کوڑے میں پھینک دینا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کہہ کر ماں نے زور سے دروازہ بند کیا۔ پولیس ولید کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ تفتیش کے دوران اس نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے قتل کے منصوبے بنا رہا تھا، لیکن موقع ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن موقع ہاتھ لگا تو جلدی سے آری اور پلاسٹک بیگز کا انتظام کیا۔ قتل کا یہ طریقہ اس نے کسی ہندی فلم میں دیکھا تھا۔ ولید کو اپنے کیے کا آخر تک کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا وہ دماغی مریض بن چکا تھا۔ مزید ولید کے والدین نے انکشاف کیا کہ وہ بچپن سے ہی ولید کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے تھے۔ بعض اوقات واسف کی چیزیں اٹھا کر ولید کو دے دیتے تھے، شاید یہیں سے اسے ہر بات منوانے کی عادت پڑی۔ بعض اوقات والدین کی غفلت بچوں کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان پیدائشی مجرم نہیں پیدا ہوتا۔ ولید کو پھانسی کی سزا ملی، اس کی میت کو کوئی لینے نہ گیا۔ اطلاع ملنے پر ولید کے والد نے کہا، ہمارا کوئی ولید نامی بیٹا نہیں۔ اس کی لاش کو لاوارث لاش کی طرح دفنا دیا گیا۔ وہ مکان آج بھی خالی ہے، اس میں کوئی بس نہ سکا۔ اگر کوئی رہے تو شکایت کرتے ہیں گھر سے خون کی بو نہیں جاتی اور رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ شاید یہ گناہ کے بعد وہاں ناپاک مخلوق نے رہنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن جو کوئی بھی وہاں رہنے آئے تو ہفتے سے زیادہ ٹک نہیں سکتا، البتہ محلے والوں کو کبھی محسوس نہیں ہوا۔ یہ تھی ہماری کسی کی زندگی پر بیتی بہت ہی افسوسناک اور خوفناک کہانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شیطان صرف لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔